क्या होता है जब एक सरकार की सबसे बड़ी, सबसे महत्वाकांक्षी पॉलिसी ही उसके गिरने का कारण बन जाती है? चलिए आज एक ऐसी ही राजनीतिक मामले की कहानी को परत दर परत समझते हैं। एक ऐसा केस जिसने सालों तक सुर्खियां बटोरी और जिसका अंत शायद किसी ने सोचा नहीं था। हमारी पड़ताल शुरू होती है उस एक पल से जिसने पूरे देश को सचमुच हिलाकर रख दिया। तारीख थी 21 मार्च 2024 और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। सोचिए, भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया हो, और यहीं से एक असाधारण राजनीतिक और कानूनी ड्रामे की शुरुआत हुई। तो सवाल ये है कि आखिर ये गिरफ्तारी हुई क्यों? इसे समझने के लिए हमें उस आधिकारिक आरोप की तह तक जाना होगा जिस पूरे विवाद के बिल्कुल सेंटर में है। तो देखिए, सब कुछ शुरू हुआ एक नई शराब नीति से। पहले दिल्ली में क्या था? सरकारी दुकानें शराब बेचती थीं, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में था। लेकिन नई नीति ने इसे पूरी तरह से पलट दिया। शराब की बिक्री को प्राइवेटाइज कर दिया गया, मतलब निजी हाथों में सौंप दिया गया। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं एक साहसिक कदम था। लेकिन जो जांच एजेंसियां थीं, मतलब सीबीआई और ईडी, उनका कहना कुछ और ही था। उनके मुताबिक ये कोई साहसिक कदम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मुखौटा था। आरोप ये था कि इस पॉलिसी को जानबूझकर बदला गया ताकि कुछ चुनिंदा प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा सके, और इस फायदे के बदले में नेताओं को करोड़ों की रिश्वत मिली, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। अच्छा, लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। अगर ये पॉलिसी सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि इस नई पॉलिसी से सरकार ने अपने ही तय किए गए टारगेट से 27% ज्यादा रेवेन्यू कमाया? ये इस केस का वो पहला बड़ा सवाल था जिसका जवाब मिलना बाकी था। और इस सवाल का जवाब शायद कानून की किताबों में नहीं, बल्कि उस वक्त की राजनीति में छिपा था। इस केस की टाइमिंग को समझने के लिए उस दौर के सियासी माहौल पर एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। फरवरी 2020 आम आदमी पार्टी दिल्ली में प्रचंड बहुमत से जीतती है। मार्च 2022 पंजाब में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करती है, और फिर अप्रैल 2022 में वो गुजरात में, जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं। और ठीक अगले ही महीने मई 2022 में इस शराब केस में पहली बड़ी गिरफ्तारी होती है। अब ये सिर्फ एक संयोग था या कुछ और? और इस पूरी जांच का सबसे बड़ा हथियार था एक कानून जिसका नाम है पीएमएलए। ये मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए है, लेकिन इसकी सबसे अजीब बात यह है कि ये हमारे न्याय के मूल सिद्धांत, निर्दोष जब तक दोषी साबित ना हो, को ही पलट देता है। इस कानून के तहत अगर कोई गिरफ्तार होता है तो जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि ये साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी पर आ जाती है कि वो निर्दोष है। और बहुत जल्द ना एक पैटर्न सा दिखने लगा, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। पहले सीबीआई भ्रष्टाचार के केस में किसी नेता को गिरफ्तार करती, जैसे ही उस केस में जमानत मिलने की कोई उम्मीद बनती, ईडी उसी नेता को पीएमएलए के तहत फिर से गिरफ्तार कर लेती। नतीजा, पार्टी का पूरा टॉप लीडरशिप, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, सब एक एक करके सालों तक बिना किसी ट्रायल के जेल में बंद रहे। खैर, 2 साल की लंबी जांच और इन सारी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियों के बाद मामला आखिरकार कोर्ट पहुंचा, और बस यहीं से पूरी कहानी ने पलटी मारनी शुरू कर दी। अभियोजन पक्ष का सबसे बड़ा, सबसे अहम दावा था करोड़ों रुपए के मनी ट्रेल का। तो सवाल ये था कि इस इतने बड़े दावे को साबित करने के लिए कोर्ट में क्या सबूत पेश किए गए? और जवाब सुनकर शायद यकीन ना हो। करोड़ों के इस कथित घोटाले का सबसे बड़ा सबूत थे पेंसिल से लिखे हुए कुछ सादे कागज के टुकड़े। जी हाँ, आपने सही सुना, बिना तारीख, बिना किसी और सबूत के लिखे गए कुछ नोट्स, जिन्हें कोर्ट ने सबूत मानने से ही साफ इनकार कर दिया। कोर्ट का फैसला तो और भी ज्यादा सख्त था। कोर्ट ने कहा कि ये पूरा का पूरा केस ही बेबुनियाद है। यहाँ तक कि कोर्ट ने ये भी कहा कि इसमें प्रथम दृष्टया, मतलब पहली नज़र में भी, कोई अपराध का शक तक नहीं बनता। कानूनी भाषा में ये किसी भी केस के लिए सबसे बड़ी फटकार मानी जाती है। तो अगर कोई ठोस सबूत नहीं था, तो आखिर ये केस किस दम पर खड़ा था? ये टिका था अप्रूवर्स पर। अप्रूवर मतलब वो आरोपी जो सजा में माफी के बदले सरकारी गवाह बन जाते हैं। चलिए, इस केस के जो सबसे मुख्य अप्रूवर थे, उनकी कहानी देखते हैं।
कोर्ट के रिकॉर्ड्स एक बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर दिखाते हैं। जरा ये तारीखें देखिए। 10 नवंबर 2022 एक बड़े कारोबारी को ईडी गिरफ्तार करती है। ठीक 5 दिन बाद 15 नवंबर को उनकी कंपनी सत्तारूढ़ दल यानी बीजेपी को 5 करोड़ रुपए का चंदा देती है। कुछ महीने बाद वो सरकारी गवाह बन जाते हैं और फिर उनकी कंपनियां 25 करोड़ रुपए का और चंदा देती है। ये जो टाइमिंग थी ना, इसने कोर्ट का ध्यान भी खींचा। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जज ने यह भी पाया कि जांच एजेंसी ने जानबूझकर सबूतों को छिपाने की कोशिश की थी। मतलब हजारों ईमेल्स की एक बहुत बड़ी फाइल में उन कानूनी रायों को कहीं अंदर दबा दिया गया था जो असल में आरोपियों के पक्ष में थीं और उन्हें बेगुनाह साबित कर सकती थीं। तो इस सब का निचोड़ क्या निकला? अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि ये कोई असल जांच थी ही नहीं। ये तो एक पहले से लिखी हुई कहानी थी जिसमें बस किरदारों को फिट किया जा रहा था। अदालत ने इस मामले को इतना गंभीर माना कि जो प्रमुख जांच अधिकारी थे उनके खिलाफ ही जांच का आदेश दे दिया। तो केस तो आखिर में कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन तब तक इसका जो राजनीतिक और प्रशासनिक असर होना था वो हो चुका था। भले ही केस में कोई दम नहीं निकला, लेकिन राजनीतिक नुकसान तो हो ही चुका था। जब पार्टी का पूरा टॉप लीडरशिप सालों तक जेल में हो, शासन का काम ठप पड़ गया हो, तो नतीजा क्या हुआ? 2025 के चुनावों में आम आदमी पार्टी एक दशक में पहली बार दिल्ली में सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये वोट शेयर के आंकड़े बताते हैं। देखिए, सालों की नेगेटिव मीडिया कवरेज और पूरी लीडरशिप के जेल में होने के बावजूद एएपी और बीजेपी के वोट शेयर में सिर्फ 2% का फासला था। ये दिखाता है कि जमीनी लड़ाई कितनी करीबी थी। और आखिर में वो फैसला भी आया जिसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। लेकिन ये फैसला आया कब? चुनाव के पूरे 1 साल बाद। तब तक दिल्ली का राजनीतिक नक्शा पूरी तरह से बदल चुका था। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब न्याय का फैसला आने में इतनी देर हो जाए कि राजनीति का फैसला पहले ही हो चुका हो, तो ये हमारे पूरे सिस्टम के बारे में क्या बताता है? सोचने वाली बात है।